editors. They want a black book. They have one. I'm black, and it's my book. हेलो नमस्कार, मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और आप मुझे देख और सुन रहे हैं ईपीलॉग मीडिया के इस पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है स्पॉट द कंटेंट विद गिरीश वानखेड़े। इस शो में मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होने वाली फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और बाकी सारे कंटेंट के रिव्यूज़ करता हूँ। और आज के रिव्यू का टाइटल है अमेरिकन फिक्शन, जो कि इंग्लिश अमेरिकन फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 10 मार्च 2024 से। Your books change people's lives. Has something I've written ever changed your life? Absolutely. My dining room table was wobbly as hell. ये फिल्म रिलीज हुई थी दिसंबर 2023 में और ये बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल थी। ये इस साल के ऑस्कर्स के 5 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड थी, जिसमें से एक कैटेगरी में इसने जीता भी था और वो जीतने वाली कैटेगरी है बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले। इस कहानी में एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर की वेदना का चित्रण है जो आसपास के ब्लैक कम्युनिटी के स्टीरियोटाइप पोर्ट्रेयल से उकता चुका है। उसको इस सारी हिपोक्रेसी से ही चिढ़ है और ये हिपोक्रेसी का इतिहास हॉलीवुड में आज नहीं बल्कि 70 से चल रहा है। 1970 में मेलविन वैन पीबल की फिल्म आई थी वाटरमेलन मैन, जिसमें एक रेसिस्ट वाइट मैन धीरे धीरे ब्लैक बनते जाता है और जिसमें रेशियल सटायर के साथ साथ बड़ा ही एब्सर्ड सा प्लॉट था। फिर 1974 में बनी थी ब्लेजिंग सैडल्स। ये एक ब्लैक वेस्टर्न कॉमेडी थी जिसमें एक वाइट पॉलिटिशियन एक बड़े ही रेसिस्ट विलेज में ब्लैक शेरिफ की नियुक्ति करता है। फिर हॉलीवुड शफल थी 1987 में, जिसमें एक ब्लैक प्रोटैगनिस्ट होता है जो कि स्टार बनना चाहता है, लेकिन उसे ब्लैक स्टीरियोटाइप साइड किक्स के अलावा कोई भी रोल नहीं मिलता। फिर 2014 में बनी थी डियर वाइट पीपल, जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी और वहाँ पर 4 ब्लैक स्टूडेंट्स होते हैं जो वाइट लोगों के प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन फिर क्लास, रेस और अमीरी गरीबी की रेखाओं को करीब से महसूस करने लगते हैं। और फिर 2018 की सॉरी टू बॉदर यू थी, जिसमें यंग ब्लैक पॉपुलेशन के करियर स्ट्रगल और उनके ब्लैक होने के मुद्दे को मोहरा बनाकर अमेरिकन ड्रीम का पीछा करने के उनके स्ट्रगल को दिखाता है। और फिर इसी श्रृंखला में है आज के अमेरिकन फिक्शन भी, जो इनसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव तो है लेकिन ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज़्यादा डीप है और ज़्यादा सटायरिकल भी। इसमें कहानी एक इंटेलिजेंट अफ्रीकन अमेरिकन अपर मिडिल क्लास राइटर की है जो प्रोफेसर भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, वेल रेड भी है और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव भी है। वो ब्लैक कम्युनिटी के लिए लिखे हुए और ब्लैक कम्युनिटी के बारे में लिखे हुए स्टीरियोटाइप ब्लैक कम्युनिटी के लिटरेचर से उकता चुका है। वो इन ब्लैक विक्टिमाइजेशन की कहानियों को पसंद नहीं करता और उसमें कुछ नया खोज रहा है। वो अपने आप को इस साहित्य से अलग रखता है और वो कुछ ऐसा लिख रहा है जो इस तरीके का साहित्य नहीं है, लेकिन उसके अलावा वो कहीं रिस्पेक्ट नहीं पाता है। और फिर वो देखता है कि एक यंग अमेरिकन ब्लैक राइटर है जो इसी तरीके की स्टीरियोटाइप कहानियाँ लिख रही हैं और गजब की प्रसिद्धि पा रही है। वो इस नई राइटर की ब्लैक एक्सप्लॉयटेशन के कारण मिली हुई प्रसिद्धि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसे समझ में नहीं आता कि वो इस प्रोसेस में कहाँ खड़ा है। उसे चिढ़ है कि ब्लैक राइटर्स ब्लैक एक्सप्लॉयटेशन को ओवरयूज कर रहे हैं और फिर वाइट पॉपुलेशन उनके इन प्रयासों को और भी स्नॉबिश बनकर देख भी रहे हैं और साथ साथ झूठी वाहवाही भी दे रहे हैं। वो इन सारी चीज़ों से बेहद उकता जाता है और फिर उसको आर्थिक तंगी भी है, इसलिए वो समझता है कि चलो मैं भी इस तरीके का कुछ फार्मूला लिखता है और इसी फार्मूले पर वो टिपिकल एक ब्लैक नॉवेल लिख देता है। और इसमें वो टिपिकल बाप है, ड्रग एडिक्ट बेटा है, फिर उनके बीच का संघर्ष है, वो गरीबी है, वो टिपिकल विक्टिमाइजेशन है, वो पॉवर्टी, वो अनइजीनेस, वो एक्सप्लॉयटेशन, वो विक्टिमाइजेशन, वो सारी चीज़ें इसमें डाल देता है और देखता है कि अचानक ही उसका नॉवेल प्रसिद्ध हो गया है। वो हैरत में पड़ जाता है और उसको लगता है कि ये जो वाइट सोसाइटी के क्रिटिक्स है, ये जो स्नॉबिश आर्ट डीलर्स हैं, ये जो राइटर्स हैं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, ये किस मिट्टी के बने हुए हैं। वो इन फिल्म मेकर्स के, क्रिटिक्स के, ओवरऑल अमेरिकन सोसाइटी के दोगलेपन और पाखंड से उकता जाता है और ऐसे में वो कुछ ऐसा निर्णय लेता है जिससे कि वो इनसे छुटकारा पा सके। लेकिन क्या वो इस दोगलेपन और झूठी और नकली दुनिया से छुटकारा पा सकता है? और क्या वो झूठ मूठ के दूसरे नाम से लिखे हुए अपने ही नॉवेल को एग्जामिन करता हुआ क्या अपने प्रेजुडाइसेस के ऊपर उठ पाता है? और क्या वो इस सिस्टम के विक्टिम होने से बच पाता है?
ऐसे कई ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर देती है ये बड़ी ही इंटेलेक्चुअल ब्लैक कॉमेडी, जिसको देखने के मैं कम से कम आपको 7 रीजंस दे सकता हूँ। सबसे पहला रीजन है राइटिंग। ये फिल्म बेस्ड है 2001 के पर्सिवल एवरेट के नॉवेल इरेश्वर पे, जिसे अडाप्ट किया है स्क्रीन प्ले में डायरेक्टर लॉर्ड जेफरसन ने, जिन्होंने इसके लिए बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले का ऑस्कर भी जीता है। इसमें गजब का ब्लैक ह्यूमर है, इमोशनल कनेक्ट है और संजीदगी है, जो इस राइटर ने इससे पहले मास्टर ऑफ नन, द गुड प्लेस जैसी सीरीज लिखकर ऑलरेडी महारत हासिल की हुई है। दूसरा रीजन है सिनेमाटोग्राफी। क्रिस्टीना डुवलफ है इसकी सिनेमाटोग्राफर, जो जानी जाती है पेप्सी, सिटी बैंक और वोग जैसे ब्रांड्स की कमर्शियल शूट करने के लिए, और जिसने कोल्ड प्ले से लेकर द चेन स्मोकर्स के म्यूजिक वीडियो भी शूट किए हैं। और फिर उसने कई सारी फिल्में और टीवी सीरीज के लिए टॉप नॉच अमेरिकन अवार्ड्स भी लिए हैं। इस वेटरन ने इस फिल्म में बड़ी सहजता के साथ डायरेक्टर के विजन की एक दुनिया खड़ी की है, जिसे बस आप देखते ही रह जाते हैं। तीसरा रीजन है म्यूजिक। इसकी म्यूजिक कंपोजर है ग्रैमी अवार्ड विनर लॉरा कॉर्पमैन, जो द मार्वल्स भी कर चुकी है और अपनी कई फिल्मों में रिसॉर्ट टू लव भी कर चुकी है। इसकी कंपोजिशन में वो मैच्योरिटी है जो मेन प्रोटैगनिस्ट के फ्रस्ट्रेशन और उसके अनइजीनेस को बड़ी ही खूबसूरती के साथ पोर्ट्रे करती है। चौथा रीजन है प्रोडक्शन। 4 प्रोडक्शन बैनर्स है इस फिल्म के, जिसमें MRC, टी स्ट्रीट, ऑलमोस्ट इन्फानाइट और 3 आर्ट्स एंटरटेनमेंट, जिन्होंने इस कृति को साकार किया है। इस ऑस्कर विनिंग फिल्म को आगे आने वाले कई सालों में एक कल्ट फिल्म का दर्जा प्राप्त होगा और इन सारे ही 4 प्रोड्यूसर्स को बड़े ही करेजियस प्रोड्यूसर्स के नाम से जाना जाएगा। 5वां रीजन है स्टर्लिंग के ब्राउन। ये एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट के ड्रग एडिक्ट और होमोसेक्सुअल भाई का किरदार पोर्ट्रे किया है। वो इस साल के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के ऑस्कर कैटेगरी में भी नॉमिनेटेड थे और उन्होंने गजब का अभिनय किया है। ये बड़े ही पॉपुलर मॉडर्न ब्लैक LGBT एक्टर है, जिन्होंने बड़ी परिपक्वता से इस किरदार को ज़रूरी लगने वाली असहायता और उद्वेग को प्रकट किया है। 6वां रीज़न है जेफरी राइट। ये मेन लीड एक्टर है इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट, जिन्होंने बड़ी ही संयमता और सुरक्षितता के साथ अपने कैरेक्टर को अंडर प्ले किया है। ये नॉमिनेटेड थे इस साल के बेस्ट एक्टर के ऑस्कर नॉमिनेशंस में भी। इन्होंने इससे पहले कई नोटवर्दी परफॉर्मेंसेस किए, जिसमें द हंगर गेम्स थी, फैंटम ऑफ सोलास थी, एस्टेरॉयड सिटी थी और फिर द बैटमैन थी 2022 में। इस फिल्म में उनका किरदार एक केस स्टडी है नए उभरते हुए एक्टर्स के लिए। और फिर 7वां रीज़न है लॉर्ड जेफरसन। ये इस वेटरन राइटर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है और उन्होंने इस फिल्म में कमाल की ऊंचाई हासिल की है। इस फिल्म के साथ ही उनकी सेंसिबिलिटी और इस मीडियम के कंट्रोल पर भी उनकी नज़र कितनी पैनी है ये समझ में आ जाता है, और साथ ही साथ इस क्राफ्ट पे उनका कंट्रोल भी नज़र आता है। उनका ब्रिलियंस और उनकी वाइट सुप्रीमेसी और ब्लैक इन्फेरियरिटी पर व्यंग करते हुए किरदार, और वो रोज़मर्रा की अमेरिका की व्यवस्था पर उनका एक बोल्ड, विद्रोही, दुस्साहसपूर्ण और करारा जवाब उनकी इस क्रिएटिविटी को दिखाता है, और इससे हमको लगता है कि एक डेयरिंगबाज डायरेक्टर नया पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आया है। इन 7 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म 2023 की टॉप 10 फिल्म में से एक है, और साथ ही साथ रूढ़ियों और परंपरागत साहित्य को जिस तरीके से हम देखते हैं उसके खिलाफ बोलने के लिए आपको मुखर करती है। वो ये बताती है कि विक्टिमाइजेशन की कहानी ना कह के हम लीडरशिप की कहानियों को जन्म दे। इसलिए अमेरिकन फिक्शन हमारे लिए ज़बरदस्त फिल्म है, क्योंकि वो ये सिखाता है कि वो हमारे पंख क्या लेगा, वो हमारे पंख क्या लेगा जो हमारा आसमान नहीं ले सकता।